सभी मिलकर इन राज्यों में कोरोना को हराने में सफल हो जाते हैं तो देश भी जीत जाएगा। बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप सभी से बात करके जमीनी वस्तु स्थिति की भी जानकारी और व्यापक होती है और यह भी पता चलता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पीएम ने कहा है कि आज 80% सक्रिय मामले इन 10 राज्यों में हैं और इसलिए कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इन सभी राज्यों की भूमिका बहुत बड़ी है। मोदी ने यह भी कहा है कि आज की बैठक का एक भाव यह भी निकल करके आया है कि सभी मिलकर अपने इन 10 राज्यों में कोरोना को हरा देते हैं तो देश भी जीत जाएगा। और उन्होंने कहा है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़कर हर दिन 7 लाख तक पहुंच चुकी है और लगातार बढ़ भी रही है। पीएम ने कहा कि आज देश में सक्रिय मामले 6 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मामले हमारे इन 10 राज्यों में हैं। इसलिए की आवश्यकता थी कि ये 10 राज्य एक साथ बैठकर समीक्षा करें, चर्चा करें और आज की इस चर्चा में हमें एक दूसरे के अनुभवों से काफी कुछ सीखने को मिला है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी संतोष जताया है कि सक्रिय मामले कम हो रहे हैं और वहीं ठीक होने की दर भी बढ़ी है। इससे होने वाली मृत्यु दर में भी कमी आई है। उन्होंने कहा है कि देश में मृत्यु दर पहले भी दुनिया के मुकाबले काफी कम थी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि अब ऐसा लगता है कि अब राजस्थान में कांग्रेस सरकार सुरक्षित है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि पायलट और गहलोत जी के बीच ड्रामा फिर से कब शुरू होगा। दोनों के बीच लंबे समय से चले आ रहे आंतरिक संघर्ष की वजह से राज्य में लोक कल्याण के कार्य प्रभावित हुए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की दिल्ली में आर्मी अस्पताल में वो भर्ती हैं, जहां पर उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है। ये सर्जरी खून के थक्के को हटाने के लिए की गई। आर्मी अस्पताल ने मंगलवार को जारी बुलेटिन में बताया कि उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है, वो अभी भी वेंटिलेटर पर ही हैं। मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक प्रणब मुखर्जी को गंभीर हालत में 10 अगस्त 2 दिल्ली कैंट स्थित सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जांच में पता चला है कि उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जमा हुआ है और इमरजेंसी में सर्जरी भी की गई। सर्जरी के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। मेडिकल जांच में वो कोरोना पॉजिटिव भी पाए गए थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने ही सोमवार को बताया था कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं, मगर बाद में जानकारी मिली कि पूर्व राष्ट्रपति दिल्ली के आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति एक छोटी सी ब्रेन सर्जरी करवाने के लिए अस्पताल गए थे। जब कोरोना टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव पाए गए। बता दें कि प्रणब मुखर्जी ने के कोरोना पॉजिटिव होने पर तमाम वरिष्ठ लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इनमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हैं। राजस्थान सरकार को अल्पमत में लाने का दावा करने वाले सचिन पायलट के तेवर ठंडे पड़ गए हैं। पार्टी हाईकमान के साथ बातचीत के बाद सचिन की नाराजगी दूर हो गई है, जिसके बाद राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर मंडरा रहा खतरा खत्म हो गया है। लंबा सफर तय कर चुके पायलट की घर वापसी पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सियासी दांव के बाद पायलट विकल्पहीन हो गए थे। दरअसल सचिन पायलट 12 जुलाई को जब दिल्ली के पास मानेसर पहुंचे और उनके पास कुल विधायकों की संख्या करीब 25 बताई जा रही थी। इनमें से 3 कांग्रेस विधायक किसी बहाने वहां से वापस जयपुर पहुंच गए और पायलट समेत उनके पास कुल 22 विधायक बचे, जिनमें 3 निर्दलीय थे और पायलट की इस बगावत का गहलोत पर प्रभाव नहीं पड़ सका। उन्होंने 102 विधायकों के समर्थन की सूची सौंप दी, यानी कि पायलट के 3 समर्थक विधायकों का वापस आ जाना भी उनकी कमजोरी साबित हो गया। और इसके अलावा पायलट के साथ मौजूद कुछ विधायकों में भी भविष्य को लेकर के संशय पैदा होने लगा था। इस बदलाव में अशोक गहलोत के खुले खत के जरिए विधायकों से अपील का भी असर माना जा रहा है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ बीजेपी खेमा भी पूरी तरह से सरकार गिरा पाने और फिर अपनी सरकार बना पाने में सक्षम नजर नहीं आ रहा था। सचिन पायलट को इस बात का भी डर था कि कहीं वसुंधरा राजे गुट के विधायक क्रॉस वोटिंग कर गहलोत की सरकार न बचा लें। पार्टी ने जब विधायकों को राजस्थान के बाहर भेजने का फैसला किया तो सिर्फ 20 विधायक ही गुजरात गए। वसुंधरा गुट के कुछ विधायकों के इंतजार में तो दिन भर हेलीकॉप्टर भी खड़ा रहा, लेकिन वो जाने को राजी नहीं हुए थे। और अब जबकि 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, इसके मद्देनजर माना जा रहा था कि अशोक गहलोत सरकार फ्लोर टेस्ट करा ले, और हालांकि प्रस्ताव में कुछ ऐसा शामिल नहीं था। इस तरह सचिन पायलट अपनी कुछ डिमांड पूरा होने के भरोसे पर सत्र शुरू होने से पहले ही मान गए हैं। हालांकि अशोक गहलोत को भी पायलट कैंप की वापसी और उनकी मांगों पर ध्यान देने के लिए मनाने में मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन अब उनका
ये कहना है कि कमेटी सारे मसलों का समाधान निकाल लेगी और पायलट खेमे को भी ये आश्वासन दिया गया है कि न ही अब टेप कांड की जांच होगी और न ही कोई पुलिस एक्शन लिया जाएगा। फिलहाल सचिन पायलट की नाराजगी दूर हो गई है और अशोक गहलोत के गंभीर इल्जामों और व्यक्तिगत टिप्पणियों के बावजूद वो रात गई बात गई जैसे बयान देकर माहौल को सरल बना रही हैं। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सुशांत सिंह मौत के मामले पर यह कहा है कि हम लोगों की मांग थी कि सीबीआई जांच हो। अब सीबीआई की जांच हो रही है और मेरे ख्याल से इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम सभी को न्याय का इंतजार करना चाहिए। सुशांत मामले पर अलग अलग तरह के बयान आने के सवाल पर तेजस्वी ने कहा है कि कौन क्या कह रहा है, किस पर सवाल उठा रहा है। मामला कोर्ट में है और इस पर बोलना उचित नहीं होगा। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जो भी बातें हैं कोर्ट में होंगी, हम लोगों का कर्तव्य था, इसलिए हम लोगों ने आवाज उठाई ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। तेजस्वी का मानना है कि जब मामले की सीबीआई जांच हो रही है तो इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। तेजस्वी ने आगे कहा कि हमने स्पष्ट कर दिया है कि किसी के कहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मामला अदालत में है और जब इसमें सीबीआई जांच करेगी तो हम लोगों को कौन क्या बोल रहा है उस पर रिएक्शन देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जो भी बात होगी सबूतों के आधार पर वो कोर्ट में आएगी और अब सीबीआई जांच कर रही है तो उसे जांच करने दिया जाना चाहिए। सुशांत सिंह मौत मामले पर बिहार और मुंबई पुलिस आमने सामने आ गई थी। बिहार पुलिस ने यह आरोप लगाया था कि मुंबई में पुलिस ने उसे जांच में सहयोग नहीं किया और इसके अलावा महाराष्ट्र और बिहार के कई नेता भी इस मामले पर बयानबाजी करते हुए देखे गए। इस पर तेजस्वी ने कहा कि इस मामले में कौन क्या कह रहा है मायने नहीं रखता, इसका राजनीतिकरण ना कर, इसको दो राज्य का मुद्दा ना बनाकर बेहतर होगा कि जो जांच हो रही है उस पर भरोसा रखें और सहयोग करें। यूपी के आगरा में थाना बाहा क्षेत्र के अंतर्गत गांव प्रथमपुरा में रास्ते पर ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर के दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे कुल्हाड़ी भी चले और दोनों पक्ष के दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी बाहा में भर्ती करवाया है। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने महिला को गंभीर हालत में आगरा रेफर कर दिया है, जहां पर महिला का इलाज चल रहा है और पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जाँच भी शुरू कर दी है। यूपी के हरदोई जिले की तहसील शाहाबाद के अंतर्गत ग्राम मियाँपुर थाना बेहटा गोकुल में मामूली विवाद को लेकर के दो भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। स्वामी दयाल ने अपने सगे भाई के ऊपर लाठी डंडों से प्रहार किया, जिससे महेश को काफी चोटें आई और महेश जो कि एक हॉकर है जो अखबार बांटने का काम करता है। एमपी के सिंगरौली जिले के बैठन थाने के एएसआई की रिवो मेडिकल कॉलेज में सोमवार को कोरोना से भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर ही मौत हो गई है। एएसआई अबू सोलेम उर्फ मामू की शनिवार को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और हालत गंभीर होने पर रिवो मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था। यहाँ पर उन्हें आईसीयू और फिर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया, लेकिन तबीयत नहीं सुधरी और आज सुबह उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो सके और बताया जा रहा है कि उन्हें पहले से ही सांस की बीमारी थी। इसके बाद जब कोरोना हुआ तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया था। जिले के पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक सहित जिले के सभी थाना प्रभारियों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय के शहीद स्मारक में उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि सिंगरौली में अब तक 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नगर निगम की तीसरी सामान्य सभा की बैठक कुछ ही दिनों में आयोजित होनी है और बैठक में विपक्ष के सवाल जवाब को लेकर के कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस ने भी बैठक की, जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की राय के साथ साथ विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए भी रणनीति बनाई गई है। गौरतलब है कि इस बार नगर निगम की बैठक हंगामेदार होने की संभावना है और कोरोना काल के बाद ये पहली निगम की बैठक होगी। सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका बिहार से मुंबई केस ट्रांसफर करने पर सुनवाई पूरी हो गई है और जस्टिस रॉय की बेंच सुनवाई कर रही थी। सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह बिहार सरकार की तरफ से, एम सिंघवी महाराष्ट्र सरकार और श्याम दीवान रिया की तरफ से और विकास सिंह सुशांत सिंह की फैमिली का पक्ष उन्होंने रखा। रिया चक्रवर्ती के सुशांत केस को पटना से मुंबई ट्रांसफर कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को अपने फैसले में यह तय करेगा कि बिहार में दर्ज एफआईआर को मुंबई को ट्रांसफर किया जाना चाहिए या नहीं। हुई सुनवाई में दोनों पक्षों के वकील के बीच तीखी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों के लिखित जवाब के लिए गुरुवार तक का समय दिया है।
सुशांत के वकील ने कहा है कि मुझे बिहार में केस दर्ज कराने का अधिकार है। मेरी शिकायत में साफ लिखा है कि मुंबई पुलिस मामले की सही जांच नहीं कर रही थी और इस केस की अच्छे से जांच की जरूरत है। किसी ने नहीं देखा कि सुशांत की बॉडी को पंखे से नीचे किसने उतारा। जिस पिता ने बेटा खोया है वो घर वापस जाकर एफआईआर दर्ज कराता है। कैसे बिहार पुलिस के अफसर को क्वारंटीन किया गया, ऐसा लगता है कि जैसे बीएमसी का क्वारंटीन प्रोटोकॉल रूल 3 अगस्त को ही लागू हुआ और 3 अगस्त को बीएमसी के नियम बदल गए। कहा गया कि सरकारी अधिकारियों को कोई छूट नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बिहार पुलिस का एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर देना गलत, सीबीआई जांच की सिफारिश करना गलत, केंद्र सरकार का सिफारिश मानना भी गलत और हमारा बिना एफआईआर दर्ज किए जांच करना सही है। हमारी जांच में 40 दिनों में 50 लोगों से पूछताछ का नतीजा नहीं आना भी सही है और घटना जहां पर हुई है उस राज्य की सहमति सीबीआई जांच के लिए जरूरी है। अफवाह यह है कि हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से भी सीबीआई जांच का आदेश दे सकता है, लेकिन ऐसा बेहद जो केस में होना चाहिए। उत्तराखंड के ऋषिकेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक के मामले में दलित समाज का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। दलित समाज के लोग चौक के प्रशासन पर सौंदर्यीकरण में अनियमितता का आरोप लगा रहे हैं और समाज के लोगों का कहना है कि बाबा साहेब की मूर्ति फाइबर की जगह पत्थर की लगाई जाए। इसके अलावा जो कमियां रह गई हैं उन्हें भी जल्द ही ठीक किया जाए। और मामले में दलित नेता जयपाल जाटव के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर समाज के लोगों ने निगम के खिलाफ नारेबाजी की। आरोप लगाया गया कि चुनाव के समय ही बाबा साहेब को याद किया जाता है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में गत वर्षों की तुलना में मानसून की बरसात कमी के चलते जिले के अधिकांश बांध और सरोवर अभी भी सूखे हैं और अब प्रशासन को मानसून की अच्छी बरसात होने और इन सभी जलाशयों के भरने की आस है। जानकारी के अनुसार पिछले साल 10 अगस्त तक बरसात की कुल औसत 74.24 थी, जिसमें 556 मिलीमीटर बरसात हुई। लेकिन इस साल की बात करें तो अभी तक औसतन 43 के हिसाब से 325 मिलीमीटर बरसात ही यहाँ पर हुई है, जिसके कारण 43 बांधों में से 18 बांध अभी तक सूखे पड़े हुए हैं। जबकि अगर पिछले साल की बात की जाए तो 10 अगस्त तक 10 बांध खाली थे। हरियाणा के गुरुग्राम में कांग्रेसी नेता तेजवीर मायना को सोशल मीडिया पर फर्जी प्रचार करना भारी पड़ गया है। भाजपा की आईटी सेल ने कांग्रेस के किसान सेल के नेता के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए साइबर सेल पुलिस थाना ने कांग्रेस नेता तेजवीर मायना के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बिहार के किशनगंज के स्थानीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में अलग ही मामला सामने आया है। स्कूल प्रशासन दुविधा में है कि काम कैसे करें, मगर काम में रुकावट डालने वाला कोई विभाग नहीं और न ही कोई व्यक्ति है। स्कूल प्रशासन एक बंदर को लेकर के दहशत में है, जो काम करना तो दूर किसी को सलीके से रहने भी नहीं देता। शिक्षकों की माने तो बंदर ने उत्पात मचा रखा है और कई बच्चों को काट भी चुका है और हाल ही में हो रहा नामांकन का कार्य भी प्रभावित हो रहा है। इसलिए विभाग से गुजारिश की जा रही है कि जल्द ही बंदर को पकड़ा जाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और यह दायरा अब बढ़ते ही जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के बाद अब जेल में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। तकरीबन 60 से ज्यादा कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 100 कैदियों की जांच में 60 कैदियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है। और दूसरी ओर जेल की सुरक्षा प्रहरियों के पास मास्क और सैनिटाइजर की भी कमी बताई जा रही है। वहीं इस मामले में जेल प्रशासन के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि कोरोना को देखते हुए अब व्यापक सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में कल सुबह अखेपुरा सब जेल से 4 कैदी ऊंची दीवार फांदकर जेल से फरार हो गए थे, लेकिन घर में रह रही जेल प्रहरी और ग्रामीणों की सतर्कता से चारों कैदियों को पकड़ लिया गया है, जिसके बाद से प्रहरी और ग्रामीणों ने उनकी जमकर धुनाई की है। और वहीं कैदियों के भागने की खबर को लेकर के जेल प्रशासन ने छिपाने की भरसक कोशिश भी की, लेकिन मीडिया कर्मियों की सत्यता से जेल कर्मी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाए और जेल से भागे कैदियों की जानकारी मीडिया कर्मियों ने एसडीपीओ को दी, जिसके बाद से मौके पर पुलिस पहुंची और फिर जेल प्रशासन में आवेदन देकर के भगोड़े कैदियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया। अयोध्या में सोहावल तहसील क्षेत्र के अंतर्गत देवराकोट मोजे में सरकारी सस्ते गल्ले की 2 दुकान संचालित होती हैं, जिसे क्षेत्र की लगभग आधी आबादी मुबारकगंज बाजार स्थित शिवशंकर मिश्र के सरकारी सस्ते गल्ले की राशन की दुकान से राशन लेती है, जिसमें ग्राहकों का आरोप है कि कोटेदार राशन को पीछे से ब्लैक करता है और ग्राहकों को राशन नहीं देता है।
आरोप है कि कोटेदार लोगों से अभद्रता भी करता है, गाली गलौज भी करता है। और वहीं इस बारे में आपूर्ति निरीक्षक मनोज सिंह ने बताया है कि कोटेदार और ग्रामीणों में राशन वितरण से पहले राशन लेने और ज्यादा पैसे लेने की शिकायत भी मिली है, जिसकी जांच करवाई जा रही है। यूपी के मुरादाबाद में थाना कटघर क्षेत्र के रामपुर दोराहा पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मोहम्मद आबिद ने अपनी पत्नी सबाना को डिलीवरी के लिए सनराइजर्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था, जो कि सबाना की नॉर्मल डिलीवरी द्वारा बेटी को जन्म दिया था। लेकिन सनराइजर्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने नवजात शिशु की तबीयत खराब बताकर मशीनों में रखवा दिया और डॉक्टरों ने 2 दिन पहले नवजात शिशु को स्वस्थ बताते हुए यह भी कहा था कि आपका बच्चा अब ठीक है। देर रात से हो रही बारिश ने मसूरी के कई इलाकों में तबाही मचा दी है। कई इलाकों के घरों में भारी जल भराव से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। ये तस्वीरें मसूरी के अलग अलग क्षेत्रों की है, जहां पर देर रात से हो रही बारिश के चलते बरसाती नाले में जल स्तर बढ़ गया और नाले का उस्ता टूटने से इलाके के कई घरों में पानी घुस गया। घर में रहे लोगों ने घरों की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाई, तो वहीं घरों में रखा लाखों का सामान भी भारी नुकसान वहां पर हो गया। कोरोना काल में संकट के दौर से गुजर रही मित्र पुलिस पर दोहरी जिम्मेदारी बन गई है। पहली अपराध पर अंकुश लगाना और दूसरी खुद की सुरक्षा करना। ऐसे में पुलिस के बड़े अधिकारियों ने फरियादियों की फरियाद घर पर ही निपटाने का फैसला किया है, जिसके लिए चेतक पुलिस को निर्देशित किया गया है और वो फरियादियों की फरियाद उनके घर पर ही जाकर सुने और उसका निस्तारण करे। यदि कोई बड़ी समस्या हो तो ही थाना कोतवाली आए और इसके साथ ये भी कहा गया है कि थाने कोतवाली में भीड़ इकट्ठा ना करें। शामली में लाइव फायरिंग का मामला सामने आया है। अवैध हथियार से फायरिंग करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक का हाथ में अवैध देसी तमंचा लिए हुए है और हवा में बेखौफ होकर फायर झोंक रहा है। युवक की ओर से फायरिंग करते हुए लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो 5 अगस्त का है। राम जन्मभूमि पूजन के जश्न में युवक ने हाश फायरिंग कर खुशी जाहिर की और इसके अलावा आरोपी के कई अन्य साथी भी डीजे पर डांस करते हुए हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं। एमपी के मंदसौर जिले के गारोट शामगढ़ भानपुरा के किसानों को बड़ी सौगात मिली है। गारोट में रेलवे स्टेशन पर यूरिया खाद का पहला रैंक पॉइंट बनने पर क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ ने इसका शुभारंभ किया है। यूरिया खाद का रैंक पॉइंट पहली बार जिले को मिला है। इससे पहले नीमच और रतलाम में जिले में यूरिया खाद आता था और मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता और गारोट विधायक देवीलाल धाकड़ के अथक प्रयास के बाद गारोट में रैंक पॉइंट मिला है। डॉक्टरों को धरती का भगवान भले ही माना जाता हो, लेकिन यूपी के फतेहपुर जिला चिकित्सालय में तैनात सरकारी डॉक्टर बिना पैसे की मांग पूरी हुए बिना बेड पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीजों को हाथ तक नहीं लगाते। ताजा मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के सेवरामऊ गांव की एक महिला का है, जो मार्ग दुर्घटना में घायल होने के बाद अपने बाएं पैर का ऑपरेशन करवाने के लिए जिला अस्पताल पहुंची थी, जहां पर तैनात चिकित्सक ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया और परिजनों से 14,000 रुपये देने की मांग की। यूपी के गोंडा में डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग को लेकर के जहां सोशल मीडिया पर आवाजें तेजी से बुलंद हो रही हैं, वहीं डॉक्टर कफील की रिहाई के मामले में अब कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं रही है। डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग को लेकर के उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के सचिव मिल्लत उर रहमान गोंडा पहुंचे, जहां पर उनकी अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग की। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन शॉपिंग कराने वाली कंपनियों के प्रोडक्ट में जानकारी मुहैया नहीं कराए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका की सुनवाई की और इस दौरान कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अपनी शिकायत केंद्र सरकार को दर्ज कराने को कहा है। याचिकाकर्ता ने प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारियां जैसे कहां पर बनी, किस देश में बनी, इसको लेकर के मामला दर्ज करवाया था। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के बावन गांव में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लीक होने से 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिसमें 2 मासूम बच्चे भी शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल बोराडी लाया गया, जहां पर डॉक्टर का कहना है कि 3 लोगों की गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर में उन्हें रेफर किया गया। 15 अगस्त नजदीक है, जिसे लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस इसकी तैयारियों में लगी हुई है। इस बीच पहले सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश और अब लोगों के मोबाइल नंबरों पर आ रही आपत्तिजनक रिकॉर्डेड कॉल ने पुलिस अधिकारियों के बीच सनसनी फैला दी है। ये कॉल वर्चुअल नंबर से अमेरिका, कनाडा, मलेशिया और अन्य जगहों की होने की आशंका भी जताई जा रही है। यूपी के लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का कहना है यूपी ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी ऐसे मैसेज भेजे जा रहे हैं, जिसे लेकर के जांच एजेंसियों के साथ साथ यूपी पुलिस भी पड़ताल कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि जिस तरह से प्रदेश ने बीते सालों में बिजली, पानी और कृषि के क्षेत्र में विकास के नए रिकॉर्ड बनाए हैं, उसी तरह से अब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में भी श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त करने के प्रयास होंगे और
चौहान मंगलवार को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप निर्माण के लिए वेबिनार श्रृंखला के माध्यम से किए जा रहे मंथन के चौथे दिन अर्थव्यवस्था और रोजगार वेबिनार का शुभारंभ कर रहे थे। मध्य प्रदेश के रीवा में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार रीवा जिले के हनुमना थाना अंतर्गत सीधी रोड स्थित नया गांव टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो डिवाइडर से जा टकराई, जिसमें पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष संगम लाल सोनी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं स्कॉर्पियो में सवार अन्य 2 लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अब किटी पार्टी बन गई है। हर दिन इसमें फेक एजेंडे तय किए जाते हैं और जिन्हें सोशल मीडिया पर परोसा जाता है, ये कोई सामान्य बुद्धि का व्यक्ति नहीं कर सकता। उनके नेता को हम गेट वेल सून कहना चाहेंगे। केरल के इडुक्की जिले में राजमला में 4 दिन पहले हुए भूस्खलन की वजह से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 52 हो चुकी है और क्षतिग्रस्त हुए मकानों के मलबे से 2 और शव बरामद किए गए हैं। अधिकारियों के मुताबिक अब तक मृतकों की संख्या बढ़कर के 52 हुई है। हरियाणा के चरखी दादरी में अपनी मांगों को लेकर के आशा वर्करों ने हड़ताल की है। आशा वर्कर प्रधान कमलेश ने बताया कि 21 जुलाई 2018 को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, उस नोटिफिकेशन में से कटौती कर दी गई है और हमारी मांग है कि उसी नोटिफिकेशन को दोबारा से जारी किया जाए। मोहब्बत और बगावत की शायरी से युवाओं के दिलों को जीतने वाले मशहूर शायर राहत इंदौरी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मंगलवार की सुबह ही उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। दोपहर होते होते उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। लॉकडाउन से पहले तक राहत इंदौरी कई मुशायरों में शायरी करते रहे हैं और उनकी कई पंक्तियां आज भी युवाओं के दिल को छू जाती हैं। दरअसल राहत इंदौरी पॉजिटिव आने के बाद सोमवार को अस्पताल में भर्ती हुए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर खुद को पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी और साथ ही ये भी कहा था कि मुझे और मेरे परिवार को कोई फोन नहीं करेगा। राहत इंदौरी को पहले से भी कई तरह की बीमारी थी। उन्होंने शुगर और हार्ट की भी उन्हें दिक्कत थी। और वहीं अरविंदो अस्पताल के डॉक्टर विनोद भंडारी ने यह कहा है कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें 2 बार दिल का दौरा पड़ा था। उसके बाद उनकी स्थिति बिगड़ती गई और हम लोग उन्हें बचा नहीं सके। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के घोर नक्सल प्रभावित थाना खड़गांव में पदस्थ आरक्षक ने अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आरक्षक अंकित यादव, जो खड़गांव थाने में पदस्थ था, छुट्टी पर अपने घर राजनांदगांव आया हुआ था और जिसने देर रात अपने घर में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर लालबाग थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पूरे मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों में कार्यरत रोजगार सहायक कम वेतन पर भी ज्यादा जिम्मेदारी निभाकर शासन के प्रत्येक आवश्यक कार्यों में अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन उनकी जायज मांगों को शासन द्वारा आज तक पूरा नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश के 23,000 ग्राम पंचायतों के सहायक सचिव और पदाधिकारी सालों से अपनी मांगों को लेकर के जिले से लेकर के मुख्यमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी शासन ने आज तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। इसी के चलते बुधवार को एक बार फिर से उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। यूपी के मैनपुरी में सरकार एंटी भू माफिया अभियान चलाकर पीड़ितों की जमीन को छुड़ाकर उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रही है। वहीं मास्टरमाइंड नटवरलाल पूर्व प्रधान ने साथ में चलने वाले एक दलित की 10 बीघा जमीन फर्जी बैनामा कराकर अपने नाम करा ली है और पूर्व प्रधान के लोग जब जमीन पर कब्जा करने के लिए गए तब पीड़ित को जानकारी हुई और दबंगों ने राइफल और बंदूक से जान से मारने की उसे धमकी देते हुए वहां से भगा दिया। नगर निगम हरिद्वार को 10 करोड़ 9 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने प्रदान किया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने नगर निगम हरिद्वार से संबंधित 2016 तक सेवानिवृत्त कार्मिकों के बकाया वेतन, पेंशन और अन्य देयता के भुगतान के संबंध में निर्णय लिया है कि चतुर्थ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के चलते वर्तमान वित्त वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ 9 लाख 50 हजार